रविंद्रनाथ टैगोर एंड फ्रीडम मूवमेंट। दोस्तों, भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाने में अनेक लोगों का योगदान रहा है। इनमें से कुछ लोगों के नाम तो बहुत पॉपुलर हैं और कुछ पूरी तरह गुमनाम भी। लेकिन आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं, उनका नाम ऐसे तो हर कोई जानता है, फिर भी आजादी के संघर्ष में इनके योगदान को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि हमारा नेशनल एंथम लिखने वाले पोएट, लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीतने वाले एकमात्र भारतीय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। लिटरेचर की फील्ड में टैगोर जी के कंट्रीब्यूशन से कौन वाकिफ नहीं है। इनके द्वारा लिखी गई स्टोरीज पर कई टीवी सीरियल्स और मूवीज भी बन चुकी हैं। इनकी ज्यादातर रचनाओं का बैकग्राउंड और थीम्स कॉलोनियल पीरियड से ही इंस्पायर्ड है। और हो भी क्यों ना, आखिर लिटरेचर तत्कालीन समाज का दर्पण ही तो होता है। ऐसे में कॉलोनियल पीरियड में लिखने वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर क्या खुद फ्रीडम स्ट्रगल से दूर रह सकते थे? जी नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने किस तरह आजादी के संघर्ष नामी इस यज्ञ में अपनी आहुति दी। आज की अपनी इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। 7 मई 1861 को एक अपर क्लास बंगाली फैमिली में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। ये देवेंद्रनाथ टैगोर और सरला देवी की 14वीं संतान थे। इनके फादर, जिन्हें महर्षि के नाम से जाना जाता था, डीपली रिलीजियस व्यक्ति थे और ब्राह्मण समाज के साथ एक्टिवली जुड़े हुए थे। टैगोर परिवार अपनी धन संपन्नता और आर्ट एंड लर्निंग के अपने पैट्रनेज के लिए विख्यात था। लिटरेचर और म्यूजिक से प्यार इनके परिवार की एक पहचान थी। बहुत से बुद्धिजीवी, पॉपुलर म्यूजिशियंस, डांसर्स और ऑथर्स का इनके घर आना जाना लगा रहता था। घर पर मिले इस आर्टिस्टिक माहौल ने रविंद्रनाथ टैगोर की आर्टिस्टिक जीनियस पर भी गहरा प्रभाव डाला था। हालांकि एक दिलचस्प बात यह है कि स्कूल लाइफ कभी भी रविंद्रनाथ जी को इंटरेस्टिंग नहीं लगी। इन्होंने कई अलग अलग स्कूल्स में दाखिला लिया, लेकिन इनका मन कहीं नहीं लगा और अंत में इन्हें घर पर ही शिक्षा दी गई। होम स्कूल में इन्होंने ड्राइंग, एनाटॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, संस्कृत जैसे सब्जेक्ट्स के साथ साथ जिम्नास्टिक्स, जूडो और रेसलिंग भी सीखी। और क्या आपको पता है कि इन्हें सबसे कम कौन सा सब्जेक्ट पसंद था? इंग्लिश। जी हां, रविंद्रनाथ टैगोर को इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन इसी सब्जेक्ट में इनकी प्रोफिशिएंसी ने इन्हें आगे जाकर वेस्ट में इंडिया की स्पिरिचुअलिटी का रिप्रेजेंटेटिव बनाया। खैर, 17 वर्ष की उम्र में इन्हें फॉर्मल स्कूलिंग के लिए इंग्लैंड भेजा गया। लेकिन यहां भी इन्होंने अपनी स्टडीज पूरी नहीं की। यानी इंग्लैंड जाकर भी फॉर्मल स्कूलिंग के लिए इनकी नफरत में कोई कमी नहीं आई थी। आगे जाकर रविंद्रनाथ जी कहते भी हैं कि ट्रू एजुकेशन का पर्पस सिर्फ क्यूरियोसिटी अराउज करना होना चाहिए। एजुकेशन को लेकर इनके व्यूज की बात हम बाद में करेंगे। उससे पहले वीडियो के मेन मुद्दे यानी फ्रीडम स्ट्रगल में इनके रोल की चर्चा कर लेते हैं। टैगोर्स रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी का फ्रीडम स्ट्रगल में पहली बार एक्टिव पार्टिसिपेशन हमें बंगाल पार्टीशन के दौरान देखने को मिलता है। 22 जुलाई 1904 को वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन अनाउंस करते हैं कि बंगाल प्रोविंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। दरअसल बंगाल में बढ़ रहे नेशनलिज्म और डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच सोशल इंटेग्रिटी से ब्रिटिशर्स परेशान थे और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो करना चाहते थे। 16 अक्टूबर 1905 को फाइनली बंगाल का पार्टीशन किया जाता है, जिसका पूरे देश भर में विरोध शुरू हो जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसे समय में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करती है, जिसमें सभी ब्रिटिश आइटम्स का बॉयकॉट करना था और नेटिव यानी स्वदेशी चीजों का यूज करना था। ब्रिटिशर्स की बांटने की राजनीति को समझते हुए रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली पॉपुलेशन को यूनाइट करने के लिए बांग्लार माटी बांग्लार जोल यानी सॉइल ऑफ बंगाल, वाटर ऑफ बंगाल नाम से सॉन्ग लिखते हैं। इसके अलावा आमार सोनार बांग्ला गीत का कॉम्पोजिशन भी इसी मकसद से करते हैं, जो कि आज बांग्लादेश के नेशनल एंथम के रूप में अपनी पहचान रखता है। उन्होंने इस दौरान राखी उत्सव की भी शुरुआत की, जिसमें हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर कलरफुल धागे बांधे।
उनके इन प्रयासों से पता चलता है कि वो कॉलोनियल रूल के नेचर को कितनी अच्छी तरह समझते थे। यही कारण था कि वो यूनिटी पर इतना फोकस कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि एकजुट होकर ही ब्रिटिशर्स का सामना किया जा सकता था। इसी बीच इन्होंने हमारे राष्ट्रगान जन गण मन की रचना भी की, जिसे पहली बार 1911 के कांग्रेस के कैलकाटा सेशन में टैगोर ने खुद गाया। टैगोर की पोएम्स और सॉन्ग्स लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना और मातृभूमि के लिए प्यार को प्रबल बनाने का काम करते थे। इसके बाद 1919 में एक बड़ी घटना होती है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। घटना हुई थी पंजाब के अमृतसर जिले में, लेकिन इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। आप बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग मैसेकर की, जहां जनरल डायर के एक हुक्म पर हजारों निर्दोष हिंदुस्तानियों की निर्दयता से हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने ब्रिटिशर्स का क्रूअल और भयानक चेहरा सबके सामने उजागर कर दिया था। जब यह खबर रविंद्रनाथ टैगोर के पास पहुंचती है तो वो बहुत अधिक क्रोधित और दुखी होते हैं। वो कैलकाटा में एक प्रोटेस्ट रैली भी प्लान करते हैं और इसी हत्याकांड के विरोध में वो इंग्लैंड की रानी द्वारा 1915 में दिए गए नाइटहुड को भी त्याग देते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी राइटिंग से बहुत से क्रांतिकारियों को भी जन्म दिया। 1920s के बाद बंगाल में जो रेवोल्यूशनरीज का राइज देखने को मिलता है, उनकी इंस्पिरेशन का एक सोर्स टैगोर भी थे। इन क्रांतिकारियों में सूर्य सेन जैसे नाम शामिल हैं। ये तो बात हुई रविंद्रनाथ जी के फ्रीडम मूवमेंट में कुछ डायरेक्ट कॉन्ट्रिब्यूशंस की। इसके अलावा उनके बहुत से ऐसे भी योगदान हैं जिन्हें हम अक्सर आजादी के आंदोलन से जोड़कर नहीं देखते, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इसे प्रभावित जरूर करते हैं। तो आइए अब ऐसे ही कुछ कॉन्ट्रिब्यूशंस की बात कर लेते हैं। टैगोर्स बिगर रोल। फ्रीडम मूवमेंट में टैगोर का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन तो हमें मेनली स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ही देखने को मिला। उस समय उन्होंने बंगाल में आंदोलन को एक्टिव लीडरशिप प्रोवाइड की थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसके बाद वो पूरी तरह इनएक्टिव हो गए। हां, यह सच है कि वो कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, बल्कि सही मायने में एक पोएट थे और उनका सबसे बड़ा हथियार उनकी कलम ही थी। इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस लड़ाई में अपने इसी हथियार का सबसे ज्यादा प्रयोग किया। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि टैगोर की राइटिंग्स लोगों में पैट्रियोटिज्म की फीलिंग्स अराउज करती थी। उन्होंने ऐसी हर चीज के बारे में लिखा जिससे ब्रिटेन की इंडिया में ट्रू इंटेंशंस एक्सपोज होती हों। टैगोर ने अपने लिटरेचर को पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म के लिए मोबिलाइजेशन फोर्स की तरह यूज किया। सिर्फ इंडिया ही नहीं, बल्कि बाकी नेशंस को भी उन्होंने अवेयर किया, जिससे वो ब्रिटेन पर उसके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होने का इंटरनेशनल प्रेशर अप्लाई कर सके। इसके अलावा दोस्तों, टैगोर ने 30 से ज्यादा देशों की यात्रा की। इस दौरान वो दुनिया की बहुत सी एमिनेंट पर्सनैलिटीज जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, रोमे गोलां, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जीबी शॉ एक्सेट्रा से भी मिले। एक तरह से वो इंडियन एम्बेसडर का काम कर रहे थे। अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने इंडिया के लिए इन देशों की गुडविल को जीता। उनके प्रयासों से इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंडियन कॉज के लिए अवेयरनेस भी आई और सपोर्ट भी हासिल हुआ। 1929 और 1937 में रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ल्ड पार्लियामेंट फॉर रिलीजन्स में भी हिस्सा लिया और वेस्टर्न वर्ल्ड का इंडियन स्पिरिचुअलिटी से परिचय कराया। टैगोर को मिल रहे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ने इंडियंस का कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम भी किया। टैगोर इंडिया में ब्रिटिश रूल के कैरेक्टर और उसे काउंटर करने की नीड को अच्छी तरह समझते थे। इसके साथ ही उन्हें उस समय की इंडियन सोसाइटी में मौजूद कमियों की भी जानकारी थी। इसलिए टैगोर मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपनाते हैं। उन्हें यकीन था कि जब तक सोसाइटी की बीमारियों को ट्रीट नहीं किया जाता, तब तक सिर्फ आजादी मिलना मीनिंगलेस ही रहेगा। समय की जरूरत कंस्ट्रक्टिव सोशल वर्क था और उसके लिए उन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म्स को सबसे जरूरी समझा। सोसाइटी और नेशनल बिल्डिंग के लिए उनका सबसे बड़ा मिशन भी यही बना। टैगोर कन्वेंशनल क्लासरूम एजुकेशन के खिलाफ थे। उनका मानना था कि लर्निंग के लिए नेचर के साथ इंटरैक्शन बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 29 दिसंबर 1918 को विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। उन्होंने एजुकेशन को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोसेस की तरह रीमॉडल किया, जहां टीचर्स मेंटोर्स की तरह स्टूडेंट्स को इमोशनल,
इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की तरफ गाइड करें। उन्होंने अपनी नोबेल प्राइज की इनाम राशि से वेस्ट बंगाल के बोलपुर में कैंपस और एक टाउन बिल्ड किया। इस जगह को टैगोर ने शांति निकेतन यानी अबोर्ड ऑफ पीस नाम दिया। दुनिया भर में आज कई करिकुलम में इनकी एजुकेशनल रिफॉर्म्स को शामिल किया गया है। टैगोर को उनकी यूनिवर्सल आइडियोलॉजी के लिए विश्व कवि या पोएट ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल दिया जाता है। ऐसे समय में जब इंडिया फ्रीडम मूवमेंट के लिए राइट लैंग्वेज ढूंढने का संघर्ष ही कर रहा था, तब टैगोर ग्लोबल इंटेग्रिटी का आइडिया सामने रखते हैं और कहते हैं कि इंसान खुद ही पूरी दुनिया का गेटवे है। उनके सॉन्ग्स एंटायर कॉस्मोस में ह्यूमन की पोजीशन की बात करते हैं। आकाश भोरा सूर्य तारा, विश्व भोरा प्राण, ताहारे माझखाने आमी पेয়েছি मोर स्थान। मतलब द सन एंड द स्टार्स फिल द स्काई, द वर्ल्ड फुल ऑफ लाइफ, इन मिडस्ट ऑफ दिस आई फाइंड माई प्लेस। इस फिलॉसफी ने इंडियंस के लिए दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। फ्रीडम स्ट्रगल का पर्पस प्रोटेस्ट से बदलकर प्रोग्रेस हो गया, क्योंकि टैगोर ने मन की यूनिवर्सैलिटी को समझाया। आजादी के बाद इंडिया की जो आइडेंटिटी डेवलप हुई, वो काफी हद तक टैगोर की पीस और यूनिवर्सल ब्रदरहुड की इसी आइडियोलॉजी पर ही बेस्ड है। इस तरह रविंद्रनाथ टैगोर पॉलिटिक्स में हिस्सा न लेते हुए भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अपना कंट्रीब्यूशन देते रहे थे। कंक्लूजन। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें महात्मा गांधी जी ने गुरुदेव का टाइटल दिया, सच में एक जीनियस पर्सनालिटी थे। एक पोएट, फिलोसोफर, पेंटर, टीचर, कंपोजर, सोशल रिफॉर्मर होने के साथ साथ वो कई मायनों में आजादी के आंदोलन के अग्रदूत भी थे। कभी एक एक्टिविस्ट की तरह, कभी एक पोएट की तरह, तो कभी एक एम्बेसडर की तरह। इंडिया की आजादी के लिए चल रहे यज्ञ में वो अपनी आहुति देते रहे। कई बार हम उनके इस इमेंस कंट्रीब्यूशन को नजरअंदाज कर देते हैं। हम ये तो याद रखते हैं कि उन्होंने हमारा नेशनल एंथम कंपोज किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि उन्होंने नेशन बिल्डिंग का काम भी किया। आज भी उनकी पोएम्स और राइटिंग्स इंस्पायर करने का काम करती हैं। टैगोर द्वारा लिखी लाइंस जैसे कि यू कैन क्रॉस द सी merely by standing and staring at the water. If you shut the doors to all errors, truth will be shut out, आज पॉपुलर मोटिवेशनल कोट्स की तरह यूज होती हैं। अंत में हम फ्रीडम के मीनिंग पर टैगोर के ओपिनियन को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उनका कहना था कि फ्रीडम का मतलब सिर्फ ब्रिटिश से पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है। ट्रू फ्रीडम का मतलब खुद से ट्रूथफुल और ऑनेस्ट होने की एबिलिटी है। इसके बिना ऑटोनॉमी का कोई महत्व नहीं रह जाता। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप फ्रीडम को लेकर टैगोर के इस ओपिनियन से कहां तक सहमत हैं और आपके अनुसार ट्रू फ्रीडम का क्या मतलब हो सकता है।